एपिसोड 4 मेजर रॉय रिटर्न। अध्यांश थोड़ा झुका और पोडियम पर माइक्रोफोन में बोला, हाँ, ये स्वाभाविक है कि आपको पता नहीं था। 6 मिलिट्री रीजन का जन्म सीधे सेना को रिपोर्ट करने वाले विशेष अभियान बलों के विस्तार से हुआ था। इसका मतलब कभी भी सूरज की रोशनी के तहत एक ताबीज नहीं था, बल्कि इसका मतलब प्रकाश का रक्षक और पूरी तरह से अंधेरे में मौजूद होना था। प्राधिकार के विभाजन के संदर्भ में 5 प्रमुख मिलिट्री रीजन के अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रों और मामलों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्र और मामले 6 मिलिट्री रीजन के अधिकार क्षेत्र में होंगे। ये 5 प्रमुख मिलिट्री रीजन और केंद्रीय सेना के बीच समझौते का परिणाम था। अध्यांश को विशेष रूप से 6 मिलिट्री रीजन बनाने के लिए केंद्रीय सेना से स्थानांतरित किया गया था। क्या मेजर जनरल रॉय, क्या आप गलत हैं? जहां तक मुझे पता है, 5 प्रमुख 6 मिलिट्री रीजन पूरे देश को घेरते हैं। 1 इंच जमीन भी नहीं बची है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपका अधिकार क्षेत्र कहां है? अपने 40वें वर्ष में एक और सेनेटर, लेकिन 5 महीने की गर्भवती एक महिला के रूप में बड़े पेट के साथ, और अधिक संदिग्ध हो गया और उसने अपनी कलम से मेज को थपथपाया। उन्होंने विनियोग रिपोर्ट पढ़ी जिसे अध्यांश ने प्रस्तुत किया था और अपना सिर हिला दिया। कैसे नहीं हो सकता है? अध्यांश ने पोडियम पर लेजर पॉइंटर उठाया और घूम गया। उसके पीछे प्रोग्राम के रूप में विशाल इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन पर साम्राज्य का एक स्थलाकृतिक मानचित्र दिखाई दिया। अध्यांश ने प्रदर्शित स्थलाकृतिक मानचित्र की ओर लेजर सूचक को इंगित किया और क्षेत्र का चक्कर लगाया। उन्होंने शांति से कहा, आप देखते हैं, इस क्षेत्र से परे सब कुछ 6 मिलिट्री रीजन के अधिकार क्षेत्र में है। सेनेटर झटके के साथ अपनी सीटों पर सीधे हो गए। लेकिन मेजर जनरल रॉय, क्या आप निश्चित हैं? वे विदेशी क्षेत्र हैं। सही। अध्यांश के निष्क्रिय चेहरे पर संदेहास्पद रूप से मुस्कान जैसी एक चिकोटी दिखाई दी। साम्राज्य से संबंधित कोई भी भूमि 6 मिलिट्री रीजन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। 6 मिलिट्री रीजन साम्राज्य की सेना है और केवल साम्राज्य के कानून और व्यवस्था का पालन करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हम वह सब कुछ अपने हाथ में ले लेते हैं जो 5 प्रमुख सैन्य क्षेत्र नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें करना चाहिए। 6 मिलिट्री रीजन को पिछले विशेष अभियान बलों की तरह सीनेट को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल सर्वोच्च सैन्य परिषद को रिपोर्ट करना है। अध्यांश ने अपने हाथ में लेजर पॉइंटर को टैप किया और विशाल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पर स्थलाकृतिक मानचित्र को बंद कर दिया। अध्यांश ने अपने हाथ उसके पीछे रखे और पोडियम पर मानक सैन्य रुख में अपने पैरों को अलग रखा। उसके बारे में अत्यधिक उग्रता का माहौल था। उन्होंने सामान्य सैनिकों से भिन्न पराक्रम का प्रदर्शन किया। ये किसी ऐसे व्यक्ति की घातक हवा थी जिसने न केवल बड़े पैमाने पर और खूनी वध का वास्तव में अनुभव किया था, बल्कि युद्ध के मैदानों में भी अक्सर जाता था। हालांकि 70 वर्षों से पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं हुआ था, तो इस मेजर जनरल हो को अपनी घातकता कहाँ से मिली? ग्रेट असेंबली हॉल शोर से गुलजार हो गया और सेनेटरों ने 6 मिलिट्री रीजन की अचानक उपस्थिति पर चर्चा करने के लिए फुसफुसाते हुए एक दूसरे की ओर देखा। निष्कर्ष में 6 मिलिट्री रीजन को पृथ्वी पर साम्राज्य के नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए विशेष संचालन बलों का मिशन विरासत में मिला है। हालांकि इसमें केवल 6 प्रमुख सदस्य हैं, प्रत्येक को हजारों लोगों का समर्थन प्राप्त है। प्रत्येक ऑपरेशन के लिए बड़ी संख्या में संसाधनों के हस्तांतरण की आवश्यकता होती है और अन्य देशों के साथ क्रॉस ऑपरेशन बढ़ रहे हैं। इसलिए सैन्य क्षेत्र की औपचारिक स्थापना आवश्यक है। सेनेटरों ने गहराई से विचार किया और चुप रहे, लेकिन वे सभी जानते थे कि इससे साम्राज्य के बढ़ते विदेशी हित प्रभावित होंगे। बहुत जल्दी विनियोग की सहमति दर्शाने वाले बटन अंततः पंक्ति दर पंक्ति जल उठे। इंपीरियल सीनेट के ऊपरी सदन में 100 सदस्य शामिल थे। पक्ष में 90-8 वोट और 2 वोट जब्त होने के साथ 6 मिलिट्री रीजन के लिए 10 साल के सैन्य व्यय के विनियोग का समर्थन करने वाला बिल पास हो गया। आखिरकार मैं सफल हो गया। अध्यांश थोड़ा सा हिल गया। उसका सैन्य रुख सीधा हो गया और उसने अपने पैरों को एक साथ जोड़ लिया। उन्होंने सेनेटरों को सैन्य सलामी दी और बिना किसी हड़बड़ी के ग्रेट असेंबली हॉल से चले गए। एक बार जब वह बाहर निकला तो उसने अपने एक अर्दली को देखा जिसने तुरंत कहा, ग्रे शैडो तैयार है और बाहर रनवे पर है। अध्यांश ने अपना सिर हिलाया और बाहर चला गया। इंपीरियल सीनेट के उच्च सदन की महिला इंटर्न बेहद उत्साहित थी, लेकिन उन्होंने उनका अनुसरण करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने उसकी पीठ पर अपनी मुट्ठियां मारी और कहा, मेजर जनरल रॉय सबसे महान हैं। अध्यांश का चेहरा अभी भी पानी की तरह था। वह सीनेट से बड़े कदम ले जा रहा था और अपने पीछे महिला इंटर्नों की आवाज़ों को नज़रअंदाज कर रहा था।
जब तक वह ग्रे शैडो सेना के नवीनतम सुपरसोनिक बैट शैली लड़ाकू जैक में बैठा, तब तक उसकी भौहें आपस में जुड़ चुकी थी। अर्दली ने उससे ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि मामला क्या है, लेकिन जल्दी से उसके पास बैठ गया और अध्यांश के सह पायलट के रूप में तैयार होने के लिए अपना हेलमेट पहन लिया। ग्रे शैडो तेजी से रात के आकाश में चढ़ गई और सूखी गड़गड़ाहट जैसी विस्फोटक ध्वनि उत्सर्जित की। बर्फ सफेद वाष्प विमान के प्रेत धूसर शरीर के पीछे लगभग तुरंत दिखाई दिया, एक काले चमगादड़ की तरह जो अभी अभी बगीचे के बादलों से आकाश में उड़कर आया था। वह तुरंत रात के आकाश में गायब हो गया। अर्दली अध्यांश के बगल में तनावग्रस्त होकर बैठ गया और विमान के चारों ओर तेजी से बदलती बादलों की परतों को घूरता रहा। गति सिर घुमाने के लिए पर्याप्त थी। उड़ान डेटा रिकॉर्ड करने वाला उड़ान उपकरण शोर के साथ बातचीत कर रहा था और साम्राज्य के दूसरे कोने में एक छिपे हुए भूमिगत अनुसंधान और विकास कक्ष में ग्रे शैडो के उड़ान डेटा की निगरानी करने वाले तकनीशियन उत्साह से काम रहे थे। जैसा कि अपेक्षित था, अध्यांश साम्राज्य का शीर्ष पायलट था। अध्यांश के हाथों में रहते हुए ग्रे शैडो का डेटा लगातार बढ़ता रहा और उनकी अपेक्षाओं से अधिक रहा। सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस। जब ग्रे शैडो ने संकेत दिया कि वह सफलतापूर्वक उतर गया है, तो तकनीशियन खुश होने के लिए अपनी सीटों से कूदने से खुद को रोक नहीं सके। उनकी आवाज़ों से छत हिल गई और उन्होंने हर संभव चीज़ हवा में उछाल दी। नियंत्रण कक्ष उत्साह और हंसी से भरा था और कई लोग जश्न मनाने के लिए शैंपेन लाए थे। उसी समय अध्यांश अपना हेलमेट और सीट बेल्ट खोल रहा था। वह ग्रे शैडो से उतरा और अपने ब्लूटूथ हेडसेट में बात करते हुए चला गया। कॉल इवान। कॉल क्षमताओं वाले ब्लूटूथ हेडसेट ने स्वचालित रूप से इवान का नंबर डायल किया। इवान, चीजें कैसी हैं? क्या बेला बेहतर है? मेजर अध्यांश, तुम यहाँ हो? एकदम बढ़िया। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, जल्दी आओ। हालात अच्छे नहीं हैं। इवान ने बड़ी राहत के साथ फोन को देखा। हम सी सिटी सैन्य अड्डे के अस्पताल में हैं। अध्यांश ने सीधा मोड़ लिया और अस्पताल भवन की ओर चला गया। मेजर रॉय वापस आ गया है। मेजर रॉय, मेजर रॉय। बेस पर हर कोई उसे मेजर रॉय कहकर बुलाने का आदी था। जब उन्होंने स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेज का गठन किया तब वह मेजर जनरल नहीं बने थे और वह यहाँ के लोगों के काफ़ी करीब थे। मेजर रॉय नाम ने उन्हें परिवार की भावना दी। अध्यांश ने अपना सिर हिलाया, उसकी भौहें थोड़ी ढीली हो गईं और वह तेजी से अस्पताल भवन की दूसरी मंजिल पर चला गया। इवान कमरे से बाहर निकले। वो लगभग 20 वर्षीय मोटा युवक था। वो लंबा नहीं था, काले फ्रेम का चश्मा पहनता था और उसकी आंखें, नाक और यहाँ तक कि मुंह भी गोल थे। उसका गोल शरीर उसके सफ़ेद डॉक्टर के लैब कोट में लिपटा हुआ था, उसका गोल चेहरा लाल था और उसका माथा इस समय पसीने से लथपथ था। इवान ने अपने चेहरे से पसीने की बूंदें पोंछने के लिए रुमाल लिया और कमरे के अंदर की ओर इशारा किया। बेला अंदर है, जल्दी करो, उससे मिलने जाओ। आप उसके अभिभावक हैं, आप उससे मिल सकते हैं। अध्यांश ने इवान को कभी इतना भयभीत फिर भी असहज नहीं देखा था। उसने अपने होंठ भींचे और तेजी से कमरे के अंदर चला गया। बेला चिपचिपी चावल की पकौड़ी की तरह बंधी हुई थी, कोने में सोफे पर लिपटी हुई थी। उसकी चेतना पूरी तरह धुंधली थी। उसने केवल महसूस किया कि अनगिनत पंख धीरे धीरे उसे सहला रहे हैं। उसका पूरा शरीर वासना से भूखा था। उसके गले से कपकपी भरी कराहें निकल रही थीं और वह एक छोटे जानवर की तरह पागलों की तरह घूम रही थी। उसकी कामुक आवाज़ें सुनकर अध्यांश को लगा कि उसकी खोपड़ी फिर से सुन्न हो गई है। वह बेरुखी से इवान की ओर मुड़ा। क्या चल रहा है? क्या तुमने उसे एंटीडोट नहीं दी? वह ऐसा है कि तेल छलकने की तरह इवान के माथे पर पसीना फैल रहा था। वह इतना व्याकुल था कि अब वह अपने ही शब्दों पर लड़खड़ा रहा था। मैंने उपलब्ध सभी एंटीडोट्स आजमाए हैं, उनमें से कोई भी काम नहीं करता है। वह बेहतर नहीं हो रही है, बल्कि वह और भी बदतर होती जा रही है। बदतर हो रही। अध्यांश को संदेह हुआ। सबसे बुरा क्या हो सकता है? यह जहर नहीं है। अगर हमारे पास विकल्प खत्म हो गए तो हम इसे स्वयं ही खत्म करने देंगे। ऐसा नहीं है कि वह मर जाएगी। उसे हिलाओ। आपको क्या लगता है कि वह आपके विशेष ऑप्स पुरुषों में से एक है? इवान की आंखें चौड़ी थीं और उसकी गर्दन आक्रोश से कठोर थी। उसके दिमाग में अध्यांश का सुझाव पूरी तरह से बर्बर था। इंपीरियल आर्मी के स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के साथ भर्ती हुए सैनिक अपने नाम पर खरे उतरे। वे वास्तव में असाधारण थे और सबसे अच्छे थे। उनका प्रशिक्षण अत्यधिक था, जिससे उन्हें अपने जीवन को जोखिम में डालने की आवश्यकता थी, और वे अन्य सैनिकों द्वारा छोड़े गए छायादार तरीकों का उपयोग करने में संकोच नहीं करते थे। शहर,
कामोत्तेजक प्रलोभन विशेष ऑप सैनिकों में से प्रत्येक ने उन्हें पहली बार अनुभव किया था और फलस्वरूप उनका विरोध करने के लिए संविधान विकसित किया। अच्छा, इसमें गलत क्या है? अध्यांश ने उसे एक ऐसा लुक दिया जो मारने के लिए काफी तेज था। इवान ने एक रूमाल निकाला और अपने माथे से पसीना पोंछा। वह बुदबुदाया, लेकिन वह इतनी बुरी तरह से संघर्ष कर रही है। देखो, उसने रस्सी भी तोड़ दी। उसने एक कोने की ओर इशारा किया, जहां एक सफेद नायलॉन की रस्सी पड़ी थी, जो 2 भागों में फटी हुई थी। अध्यांश ने उस पर नजर डाली और बिना कुछ खोए कहा, फिर उसे नींद की दवा दे दो। वो 1 या 2 घंटे में सो जाएगी। ये सिर्फ एक कामोत्तेजक था, कुछ भी ऐसा नहीं उसने पहले नहीं देखा था। स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स को प्रलोभन विरोधी प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा और कार्यक्रम के हिस्से के रूप में उन्हें ये साबित करने की आवश्यकता थी कि वे यौन उत्तेजक के प्रभावों का विरोध कर सकते हैं। सैनिकों को कामोद्दीपक दिया गया, छोटी खुराक में इंजेक्ट किया गया। इससे उन्हें न केवल ये समझने में मदद मिली कि दवाएं कैसे काम करती हैं, बल्कि यह भी कि कैसे जल्दी और प्रभावी ढंग से आवश्यक प्रति उपाय किए जाएं। यह अनुभव करने के लिए नरक था, लेकिन अंत में प्रभाव हमेशा चले गए। इवान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ठीक है, मैं उसे नींद की दवा दूंगा, लेकिन मैं कोई चांस नहीं ले रहा हूँ। मैं उसे एक श्वास यंत्र से जोड़ रहा हूँ। मैं उसकी हृदय गति और नाड़ी की निगरानी भी करूंगा। अध्यांश ने सिर हिलाया। इसे करें। दोनों आदमी बेला के पास चले गए। अध्यांश बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। उसने एक हाथ से बेला के कंधे को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी बांह पकड़ ली। उसकी पकड़ धातु के क्लैंप की तरह शक्तिशाली थी। बेला, जो अभी कुछ देर पहले हिंसक रूप से संघर्ष कर रहा था, अचानक उसने खुद को जकड़ा हुआ पाया। इवान ने तुरंत एक नस ढूंढी और एक नींद की इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन के दौरान अध्यांश ने देखा कि बेला का संघर्ष तेजी से शक्तिशाली और हिंसक होता जा रहा था। वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे बेला को चोट लगने का डर था। अब हालांकि उसके पास अपनी पूरी ताकत झोंक देने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने उसके कंधों को मौत की चपेट में जकड़ रखा था और केवल तभी जाने दिया जब इवान ने नींद की इंजेक्शन लगाना समाप्त कर दिया था। बेला के शरीर में एक बार ऐंठन हुई, फिर धीरे धीरे कम हो गई। इवान ने राहत की सांस ली। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और शर्माते हुए कहा, मुझे उसे पहले नींद की दवा देने के बारे में सोचना चाहिए था। जैसा कि उसने कहा, उसने बेला पर एक ऑक्सीजन मास्क लगाया और उसे उस उपकरण से जोड़ दिया जो उसकी हृदय गति और नाड़ी की निगरानी करेगा। अध्यांश ने सिर हिलाया और बिस्तर से उठ गया। उसकी पूरी पीठ पसीने से भीग गई थी। उसने बेला की ओर देखा, जो शांत हो गया था, और कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए वापस जा रहा हूँ। उसने अभी अपना वाक्य पूरा किया ही था कि अचानक इवान ने जो मॉनिटर सेट करना समाप्त कर दिया था, वह आवाज करने लगा। पुलिस के सायरन की तरह जोर जोर से पूरे कमरे के चारों ओर तीखी आवाज गूंज रही थी। इवान इतना चौंका कि वह लगभग गिर ही पड़ा। व्हाट्स गोइंग ऑन? वह मॉनिटर पर संख्याओं की जांच करने के लिए कूद गया और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। शतारान कंती, उसका रक्तचाप क्यों बढ़ रहा है? उसकी हृदय गति बढ़ रही है और ऐसा लगता है कि उसका दम घुट रहा है। ये नींद की दवा है। बेला को स्पष्ट रूप से नींद की दवा के लिए एलर्जी की प्रतिक्रिया हो रही थी। इवान के पास इस बारे में आश्चर्य करने का समय नहीं था। उसने तुरंत कहा, हमें उसे नींद की दवा का मुकाबला करने के लिए कुछ देना होगा अभी, या वह मर जाएगी। अध्यांश ने सिर हिलाया। तो जल्दी करो। इवान ने एक और सिरिंज बनाए, एक नस ढूंढी और बेला को काउंटर एंटीडोट का एक शॉट दिया नींद का। लगभग तुरंत ही बेला का रक्तचाप गिरने लगा। उसकी हृदय गति और नाड़ी भी सामान्य हो गई। हालांकि इसका मतलब ये भी था कि उसका शरीर अब बेहोश नहीं हुआ था। खुजली उसके अंदर, उसके अंगों और हड्डियों में गहराई तक समा रही थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी रगों में लाखों चींटियां दौड़ रही हों, जैसे उसके पूरे शरीर को अनगिनत मुलायम पंखों से सहलाया जा रहा हो। वो इसे और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो चिल्लाई, नहीं, नहीं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अध्यांश। अपनी अविश्वसनीय शक्ति के साथ उसने जल्दी से खुद को श्वासयंत्र और मॉनिटर से मुक्त कर लिया, लात मारकर और उपकरण को दूर धकेल दिया। वह इधर उधर लुढ़क गई, लगभग बिस्तर से गिर गई। वह लंबे समय से नशे की लत की तरह व्यवहार कर रही थी, जिसे नशे की लत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। ये कैसे संभव है? अध्यांश का शांत स्वभाव आखिरकार टूट गया और अब उसके चेहरे पर संदेह की एक झलक दिख रही थी। इवान, ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाला हो। मुझे ये पता था, इस दवा के बारे में कुछ मजेदार है।
मैंने उसके रक्त का नमूना लेने के बाद दवा का एक घटक विश्लेषण शुरू किया, लेकिन रिवर्स विश्लेषण में लंबा समय लगता है। यह अभी तक नहीं किया गया है। आपको कितने समय तक आवश्यकता है? अध्यांश की भौहें आपस में जुड़ी हुई थीं। मुझे यकीन नहीं है, शायद कम से कम 6 घंटे। इवान ने अपनी घड़ी देखी। हम अगले 6 घंटों में क्या करने जा रहे हैं? इससे पहले कि मैं दवा का विश्लेषण करूं, वह पहले से ही हो सकती है कि अध्यांश कांप गई। वह बेला को देखे बिना नहीं रह सका, जो सोफे पर लेटा हुआ था। जब वह केवल 12 वर्ष की थी तब अध्यांश उसकी अभिभावक बन गई थी। वह व्यावहारिक रूप से उसकी देखरेख में पली बड़ी थी। अध्यांश की नज़र में वो अभी भी एक छोटी लड़की थी, लेकिन अब एक कामोत्तेजक के प्रभाव से परेशान होकर बेला का शरीर असंभव रूप से प्यारा और कोमल लग रहा था। अध्यांश ने उससे अपनी आंखें हटा लीं और उसकी जगह इवान को देखा। उसका क्या होगा? इवान ने अपना सिर हिलाया। मैं अभी तक नहीं जानता, लेकिन उसकी वर्तमान अवस्था को देखते हुए दवा उसके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर सकती है अगर उसे जल्द ही दवा के हिंसक प्रभाव से राहत नहीं मिलती है। यदि ऐसा होता है तो कोमा में जा सकता है। अध्यांश की भौहें एक बार फिर टेढ़ी हो गईं। वह थोड़ा आगे बढ़ा, उसके राइडिंग बूट्स ने फर्शबोर्ड्स पर एक स्थिर, धीमी गति से ताल बजाते हुए। बेला, जो कांप रहा था और कराह रहा था, उसे लग रहा था कि उसने उसे महसूस किया है। उसने अपनी आंखें खोलीं और अपना सिर अध्यांश की ओर घुमाया। उसे अनफोकस्ड आंखों से घूर रही थी। उसकी जलती हुई इच्छा उसके छोटे, अंडाकार चेहरे पर खुलकर झलक रही थी। इवान ने निर्मम हंसी दी। उसने खुद को खो दिया है, वह अब यहाँ नहीं है। मुझ पर विश्वास मत करो। उसका नाम लेने की कोशिश करो, वह जवाब नहीं देगी। अध्यांश सोफे के सामने रुक गया और बेला को ऊपर उठाया। वह अभी भी सुरक्षित रूप से बंधी हुई थी, लेकिन उसका सिर इधर उधर होना बंद नहीं हो रहा था। अध्यांश को अपने हाथ से उसकी सिर स्थिर रखना पड़ा। हम अपने स्थान पर जा रहे हैं। अध्यांश के पास स्पेशल ऑप्स बेस के मैदान में एक 3 मंजिला घर के साथ एक निजी कंपाउंड था। ये भारी पहरा था, केवल उच्च स्तरीय सुरक्षा मंजूरी वाले लोगों को ही प्रवेश करने की अनुमति थी। इवान ने सिर हिलाया। मैं बस यही कहने वाला था। आपकी जगह बहुत सुरक्षित है। यहाँ बहुत से लोग आते जाते हैं। अगर कोई उसे देखता है। उसने एक टेढ़ी मुस्कान दी। उनके आसपास के सैनिक भरोसेमंद पुरुष हो सकते हैं जो नर्क से होकर वापस एक साथ आए थे, लेकिन बेला एक युवा महिला थी और वर्तमान परिस्थितियों में उसकी सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखना आवश्यक था। इवान ने बेला को एक कंबल से ढक दिया। अध्यांश ने बेला को कंबल में लपेटा और इवान के क्लिनिक में एकमात्र लिफ्ट से नीचे भूमिगत मार्ग पर गया। उस रास्ते से वह अपने कंपाउंड के तहखाने में घुस गया और तीसरी मंजिल पर चढ़ गया। इवान भी पीछे पीछे गया, अपनी पीठ पर एक आपातकालीन चिकित्सा किट लिए हुए। उसके हाथ में एक लैपटॉप बैग था जिसमें हस्तलिखित नोटों की शीट भरी हुई थी जिसे उसने अभी तक अपने लैपटॉप में उठाकर चाबी नहीं लगाई थी। वे अध्यांश के घर की तीसरी मंजिल पर पहुंचे, बेला के सोने के कमरे में प्रवेश किया और उसे छोटे बिस्तर पर लिटा दिया। अध्यांश ने उसे नायलॉन की रस्सियों से मुक्त कराया, लेकिन जिस क्षण उसके अंग मुक्त हुए, बेला ने रक्तवर्ण आंखों वाले जानवर की तरह उस पर छलांग लगा दी। अध्यांश को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने बेला की दोनों कलाइयों को एक हाथ से जकड़ लिया। वह इवान की ओर मुड़ा और बोला, आओ मेरी मदद करो। इवान ने उसकी ओर देखा और इशारा किया। उसे बिस्तर से बांध दो। सुनिश्चित करें कि उसके हाथ और पैर बंधे हों ताकि वह हिल न सके। अध्यांश ने बेला की नंगी बाहों को देखा। वे पहले से ही नायलॉन की रस्सियों से बैंगनी रंग के थे। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर अपने रूम में छान मारा। उसने कई इंडिगो स्कार्फ पाए और बेला को उनके साथ बिस्तर पर बांधने के लिए आगे बढ़ा। इवान की आंखें उभर आईं जब उसने स्कार्फ की ओर इशारा किया और हकलाया, मेजर रॉय, आप वास्तव में टाई के रूप में हर्मीस स्कार्फ का उपयोग कर रहे हैं। अरे बाप रे, हर्मीस स्कार्फ कम से कम 50,000 या 60,000 रुपये हैं। महंगे वाले कम से कम 4 लाख या 5 लाख रुपये हैं। क्या वास्तव में बेला की कलाई और टखनों को बांधने के लिए ऐसी चीज़ों का उपयोग करना एक अच्छा विचार था? इवान ने उत्सुकता से सोचा। अध्यांश ने उसे नज़रअंदाज किया और अपने होठों को कसकर सिकोड़ लिया। उसने जल्दी से बेला के हाथ और पैर बिस्तर के चारों कोनों पर बांध दिए। इवान ने भी मदद की। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था जब उसने अध्यांश को देखा। मेजर रॉय, तुम्हारे पास इतने हर्मीस स्कार्फ कैसे हैं? जब तक वह सोच रहा था, ये सब महिलाओं के लिए हैं। अध्यांश ने रूखेपन से कहा, बेला उन्हें पसंद करते हैं, इसलिए पिछली बार जब मैं फ्रांस में व्यापार पर था
तो मैंने रास्ते में हेमीज मुख्यालय में 2 दर्जन से अधिक सामान उठाया था। ये इस साल बेला का जन्मदिन के उपहार होने वाले थे। उसके पास उठाने और फिर चुनने के लिए वास्तव में कोई खाली समय नहीं था, इसलिए उसने एक क्विक नज़र डाली और वर्ष के लिए सभी नई स्टाइलों को खरीदा। ये छोटे और लंबे, वर्गाकार और आयताकार वाले की एक चक्करदार किस्म थी, सभी प्रकार की विभिन्न स्टाइल, रंगीन और नमूनों वाले। इवान ने अंगूठा ऊपर किया और मुस्कुराए। मेजर रॉय से उम्मीद के मुताबिक, एक अभिभावक जो एफर्ट और पैसा लगाता है, आप पूरी तरह से क्वालिफाइड हैं। अध्यांश ने उसकी ओर उदासीनता से देखा और काम पर वापस जाने के लिए बेला की ओर अपनी ठुड्डी से इशारा किया। अगर उसे प्लेजर मिल जाए तो वह ठीक हो जाएगी न? इवान ने आंख मारी और मुस्कुराया, उसका सिर तेजी से हिल गया। बिल्कुल, बिल्कुल, ये सामान्य कामोत्तेजक का वांछित प्रभाव है न? अध्यांश के होंठ और भी सख्त हो गए, उसकी तेज जॉलाइन स्पष्ट तनाव को प्रकट कर रही थी। उसकी फीकी काया एक धनुषाकार धनुष की तरह थी, जो किसी को भी उसके 3 फीट के भीतर एक निर्दयी मौत के अधीन करने का आभास देती थी। इवान अध्यांश के अचानक ठंडे क्रूरता के प्रदर्शन से डर गई थी। वो पीछे हट गया, लड़खड़ाया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अध्यांश ने अपनी निगाहें बदल लीं, उसका चेहरा भावहीन था। ये देखने के लिए अपना सिर उठाकर कि अध्यांश पहले ही दूर देख चुका था, इवान ने मेज को पकड़ लिया और चुपचाप उठ खड़ी हुई। उसने अपना धुंधला चश्मा उतार कर पोंछ दिया। वास्तव में, ईमानदारी से कहूं तो, एक बार जब हम उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए एक लड़के को ढूंढ लेंगे तो वह ठीक हो जाएगी। समस्या यह है कि वह अभी 18 साल की नहीं है और उसे होश नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मुझे आपको ढूंढना पड़ा। तुम उसके अभिभावक हो, इसलिए जब तक तुम सहमत हो, मैं अभी एक लड़के को ढूंढता हूँ। इवान ने बोलना समाप्त किया और अध्यांश को एक व्यावसायिक तरीके से देखने के लिए अपनी 800 डिग्री मायोपिक आंखों को तिरछा किया। इवान के लिए यह कोई गंभीर स्थिति नहीं थी। विशेष सैन्य बलों के लिए एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में उन्होंने अपने वर्षों में ये सब देखा था। अध्यांश मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें चमक उठी, उसने मुट्ठी बना ली, लेकिन फिर चुपचाप उसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे जोड़ लिया। उसकी नज़र इवान के चेहरे पर पड़ी, एक एक इंच करके उसके चेहरे पर इस तरह झांक रही थी जैसे वह उसे टुकड़े टुकड़े कर रहा हो। एक लड़का ढूंढो। कौन? वास्तव में तुम उसे क्या समझते हो? उसके पीछे उसके हाथ, वह आक्रामक रूप से इवान की ओर बढ़ रहा था। अपने चश्मे के बिना इवान अध्यांश की अभिव्यक्ति नहीं देख सकता था। उसने केवल महसूस किया कि एक बर्फीले ड्राफ्ट ने उसके चेहरे पर इतनी जोर से प्रहार किया कि उसे चोट लगी। वो केवल कुछ कदम पीछे हट सका और अपना चश्मा वापस रख सका। बेला के अस्पताल में रहने के दौरान उसके द्वारा बनाए गए नोटों को देखते हुए उसने बुदबुदाया, बेला का अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए वह अभी तक कुंवारी है। मुझे उसके लिए एक विश्वसनीय आदमी ढूंढना है। अध्यांश चुप था। वह उन नोटों को लेने के लिए आगे बढ़ा जिन्हें इवान पढ़ रहा था और उन्हें स्कैन कर रहा था। उसका चेहरा भावशून्य था। उसने सारे पन्ने फाड़े और पतलून की जेब से एक लाइटर निकाला। लौ एक क्लिक के साथ जल उठी। नोटों के निचले हिस्से में आग लग गई, जिसे बाद में कोने में स्टेनलेस स्टील के कचरे के डिब्बे में फेंक दिया गया। कचरे के डिब्बे में आग की लपटें उठी और नोट पल भर में राख में बदल गए। मेजर अध्यांश, तुमने क्या किया है? इवान आग बुझाने के लिए उसकी ओर लपके, लेकिन अध्यांश की बाहों ने उसे रोक लिया। आप ऐसा कुछ का कागजी रिकॉर्ड क्यों बनाएंगे? अध्यांश ने उसे देखा। क्या तुम बेवकूफ हो? मुझे बताओ, क्या तुमने इसे अपने लैपटॉप पर रिकॉर्ड किया? यह महत्वपूर्ण डेटा है। इवान विलाप करने लगा और उसने विस्तृत रिकॉर्ड को कचरे के डिब्बे में राख होते देखा। उसका दिल दहल उठा। देखो तुमने क्या किया है। मुझे अभी तक इसे अपने लैपटॉप में रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला। इवान एक चिकित्सा प्रतिभा थे और चिकित्सा संबंधी सभी डेटा के प्रति उनका जुनून लगभग विकृत था। अध्यांश ने एक पल में उसके कीमती पर्यवेक्षणों को नष्ट कर दिया था। इवान को इतना गुस्सा आया कि वह अपने डर को भूल गया और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। उसने अपनी बाहों को पार किया और छत की ओर देखा। उसका चेहरा पत्थर जैसा था। ठीक है, चलो अब और बात नहीं करते। चलो एक लड़का ढूंढते हैं। अध्यांश ने केवल अपने गले में एक गांठ महसूस की, जैसे कुछ अंदर फंस गया था और वह हाँ कहने में असमर्थ था। एक लंबे क्षण के बाद उसने इवान को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि बर्फ बन जाए। उसे बस प्लेजर पाने की जरूरत है ना? हमें एक आदमी को खोजने की आवश्यकता क्यों है? उसकी राहत के लिए उसे सीधे संपर्क की आवश्यकता नहीं है ना? इवान एक सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई और बड़बड़ाए,
सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल, जब तक उसे प्लेजर मिलती है स्वाभाविक रूप से हल होना चाहिए, लेकिन उसे अभी कोई होश नहीं है। You can't expect her to find pleasure by herself. वो स्वयं बेला को प्रसन्न करने में बहुत असहज था, यही कारण था कि उसने अध्यांश को बुलाया था। अगर आपको पुरुष होने से कोई समस्या है, तो मैं उसकी मदद के लिए एक महिला चिकित्सक ढूंढ सकता हूँ। इवान ने उत्सुकता से भद्दा इशारा किया। अध्यांश ने इवान के इशारे पर गौर से देखा। इवान को ऐसा लगा जैसे उसकी उंगलियां उसकी चकाचौंध से कट जाने वाली थीं। उसने झट से अपने हाथ अपने पीछे रखे और हंसा। बेशक, अगर मेजर रॉय सहमत नहीं हैं, तो बस दिखावा करते हैं कि मैंने एक भी बात नहीं कही। एक भी बात नहीं। हो सकता है कि हम उसे इससे सहन करने दें। हथियारों और नरसंहारों से भरे दिमाग के साथ अध्यांश जैसा कोई व्यक्ति ही था जो एक युवा महिला को इससे गुजरने की इजाजत दे सकता था। इवान अपने दिमाग में अध्यांश को डांटे बिना नहीं रह सका। वह वास्तव में महिलाओं को पुरुषों की तरह और पुरुषों को पशुओं की तरह मानता है। अध्यांश की भौहें तन गईं और उसने अपना हाथ ऊपर कर दिया। That's enough, let me think. उसने सिगरेट का पैकेट निकाला। उसकी पतली और शक्तिशाली उंगलियों ने एक को बाहर निकाला और उसके होठों के बीच रख दिया। फिर उसने उसे जलाया और गहरी सांस ली। देर रात हो चुकी थी। स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस ने सी सिटी के बैककंट्री में बेस स्थापित किया। वन में वृक्षों के बीच धुला धुला और चमकता हुआ चंद्रमा दिखाई दिया। इसकी रोशनी तिरछी और बर्फीली थी, लेकिन इसने उसके दिल में गहरे बुखार को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। अध्यांश चुपचाप बालकनी में बैठ गया। उसकी उंगलियों के बीच सिगरेट लटक रही थी। उसने कभी कभी ड्रॉ लिया। उसका दिल उत्तेजित हो गया। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, बेला की चीखें खुली फ्रेंच खिड़कियों से लगातार सुनाई दे रही थी, जिससे उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। बट फेंक कर वह संकल्प के साथ कमरे की ओर मुड़ा। किसी को खोजने की जरूरत नहीं है। मैं उस पर नजर रखूंगा। आई डोंट बिलीव शी कांट बेयर थ्रू दिस। वह बेला को लेने के लिए झुका और अपने बेडरूम की ओर चला गया। इवान के चेहरे पर एक जोर की आवाज के साथ दरवाजा बंद कर दिया। इवान ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी जब उन्होंने बालकनी पर अध्यांश के छायादार धुएं को देखा। उसने उससे ऐसी झिझकते कभी नहीं देखी थी। अध्यांश ने अपनी उंगलियों के झटकों से पूरी सेना की कमान संभाली थी, एक सैनिक के रूप में, और उस पर एक उत्कृष्ट युद्ध में हिचकिचाहट सबसे अस्वीकार्य थी। इस बार यह आश्चर्यजनक था कि अध्यांश हिचकिचाई थी। हालांकि ये सौभाग्य की बात थी कि उसने जल्दी से निर्णय ले लिया था। इवान ने अध्यांश के बेडरूम का दरवाजा खटखटाया और चिल्लाया, उसकी हृदय गति पर ध्यान देना याद रखें। यदि यह बहुत अधिक हो जाता है तो मुझे तुरंत कॉल करें। मैं दवा संरचना विश्लेषण करने जाऊंगा।